Climate change is a real and serious issue. Climate change could be irreversible. Climate change is bleeding India. So is it the last chance to save the planet from climate change? Sea levels rising, glaciers melting. In its worst pollution of the year. क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज। आजकल हर जगह हम सुन रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, बारिश कभी भी हो रही है और आइसबर्ग भी मेल्ट हो रहे हैं। बट एग्जैक्टली क्लाइमेट चेंज होता क्या है? तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्लाइमेट चेंज के पीछे का बेसिक साइंस एक्सप्लेन करूंगा। क्लाइमेट चेंज के पीछे की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिक एविडेंस और मिथ्स को डिबंक करना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो भी रहा है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स फर्स्ट। सबसे पहले तो ये बेसिक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं जो 90% लोगों को होता है कि वेदर और क्लाइमेट में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। आज भी बहुत सारे लोग क्लाइमेट और वेदर को एक ही जैसे यूज करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेदर मतलब आज का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ऐसी चीजें होती है जो डेली चेंज होती रहती है। और क्लाइमेट मतलब इन सारी चीजों का बहुत सारे सालों बाद तैयार होने वाला एक एवरेज पैटर्न होता है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो एक सिंपल भाषा में एग्जांपल देके बताता हूँ। लेट्स से वेदर एक पर्सन का डेली मूड होता है। कभी आप हैप्पी होते हो, कभी नाराज होते हो, कभी सैड होते हो, तो ऐसे आपका मूड डेली चेंज होता रहता है। बट क्लाइमेट आपकी पर्सनैलिटी की तरह होता है जो आपके बहुत सारे सालों के मूड के बाद धीरे धीरे डेवलप होती है। आई होप आपको अभी क्लाइमेट और वेदर के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि क्लाइमेट चेंज के पीछे का एक बेसिक कंसेप्ट होता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना पृथ्वी पे लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं कर पाती और अर्थ एक बर्फ की गोले की तरह होता। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को। सबसे पहले सन से जो एनर्जी आती है अर्थ पे, वो एक शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में होती है। अर्थ का सरफेस इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से अर्थ वार्म रहती है। तो इस एब्जॉर्ब किए हुए एनर्जी को अर्थ फिर से इमिट करता है हीट के फॉर्मेट में, जो हम फील करते हैं। और ये हीट लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्मेट में होती है। मतलब अर्थ शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब करती है एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करती है। अब जो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थ इमिट करती है, उनको एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हीट अर्थ इमिट करती है उसमें से कुछ हीट एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर वार्म हो जाता है। और इसी की वजह से अर्थ के सराउंडिंग एक वार्म एटमॉस्फेरिक लेयर तैयार हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई अर्थ एक बर्फ का गोला नहीं बल्कि एक प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब क्या कि थोड़ा सा ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ के सर्वाइवल के लिए बिल्कुल जरूरी है। बट कुछ भी चीज अगर हद से ज्यादा होती है तो उसका एडवर्स इम्पैक्ट होना पक्का है, और उसी की वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब आप बोलोगे कैसे? एटमॉस्फेयर में जो गैसेस इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं उनका प्रमाण हद से बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से अर्थ के सराउंडिंग बहुत ही ज्यादा हीट ट्रैप हो रही है एंड दैट्स व्हाई क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग। एक और सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे काम करता है। हम सबको रात के सोते समय चादर ओढ़ के सोना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि रात में जो ठंडी बचती है उससे हम खुद को वार्म रख सके। बट इमेजिन कीजिए कि आप बहुत ही ज्यादा थिकनेस वाली चादर अगर ओढ़ रहे हो तो आपकी बॉडी को बहुत ही ज्यादा हीट महसूस होगी, जिसकी वजह से आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे। सो सेम इज हैपनिंग विथ आवर अर्थ। अर्थ के सराउंडिंग की जो वार्म एटमॉस्फेयर की चादर है उसका थिकनेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही ज्यादा हो रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आई होप कि आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आया होगा। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि कौन से ऐसे गैसेस है जो ऐसे हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। बट उसके पहले समझते हैं कि इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहा जाता है। आपने बहुत बार इधर उधर जाते हुए बहुत सारे ग्रीन हाउस देखे होंगे। ग्रीन हाउस मतलब पॉली हाउस की तरह एक शेल्टर बनाया जाता है जिसमें सूर्य की किरणें अंदर तो आती है बट बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि उसके बीच में एक ग्लास की लेयर होती है, जिसकी वजह से अंदर जो प्लांट लगाए होते हैं उनको अच्छे से सनलाइट मिलता है और वो अपना खाना अच्छे से प्रोड्यूस करके हमको अच्छा उत्पादन दे सकते हैं। तो इसी ग्रीन हाउस की तरह हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ग्लास की तरह काम करता है और हमारे अर्थ को वार्म रखता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई होप कि आपको अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हीट को एब्जॉर्ब करने वाले गैसेस कौन से हैं? उसमें से मेन कल्प्रिट है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस हमें दिखता नहीं है, ना ही इसका कोई स्मेल आता है, बट एक बहुत ही सुपर पावरफुल गैस है। अब तो एक छोटा बच्चा भी जानता है कि ये गैस कुछ भी बर्न करने से तैयार होता है। मतलब कोल प्लांट, व्हीकल के एग्जॉस्ट, कुकिंग गैस, इन सब की वजह से CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ऐसे ही दूसरा इंपॉर्टेंट गैस जो कि हीट को एब्जॉर्ब करता है वो है CH4 यानी कि मीथेन। मीथेन इतना पावरफुल है कि वो CO2 के कंपैरिजन में 25 गुना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। तो इस मीथेन का सोर्स क्या होता है? इस मीथेन का सोर्स है एग्रीकल्चरल वेस्ट,
लाइव स्टॉक का जो वेस्टेज होता है वो, और लैंडफिल्स, इन सब चीजों में जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो जब डिकम्पोज होता है तो उस प्रोसेस में CH4 मतलब मीथेन इमिट होता रहता है। इन दोनों की तरह और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं जो अर्थ से इमिट हुए हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देते हैं। बट ये सब तो ठीक है, ये तो अभी तक नेचुरल प्रोसेस से होता आ रहा था। बट अब आप ये ग्राफ देखिए जिसमें 200 साल पहले एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल कितना कम था, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ये CO2 लेवल अब देखिए कितना ज्यादा बढ़ने लग गया है। और पिछले कुछ सालों में ये लेवल तो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। लगभग पिछले 100-200 सालों में ये लेवल 50% इंक्रीज हो गया है, और उसी टाइम से अर्थ का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है। तो अभी आप ही सोचिए कि यह एक कोइंसिडेंस है? नहीं। आई होप कि आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज के पीछे का बेसिक साइंस अभी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। 99.9% साइंटिस्ट एग्री करते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो ह्यूमंस की वजह से हो रहा है। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसके पीछे अच्छे खासे एविडेंस है। देखते हैं 1 by 1। पहला प्रूफ, टेम्परेचर रिकॉर्ड्स। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले टेम्परेचर स्टेबल था। पिछले 40-50 सालों में हर डिकेड में ये टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली बढ़ता हुआ नजर आया है। एक भी डिकेड में कोई एक्सेप्शन नहीं है। दूसरा प्रूफ, आइस मेल्टिंग। हिमालयन ग्लेशियर्स, आर्टिक आइस, अंटार्कटिका के आइसबर्ग सारे मेल्ट हो रहे हैं। इन सैटेलाइट इमेजेस को देखकर आप खुद ही कंफर्म कर सकते हैं। तीसरा प्रूफ है सी लेवल राइज। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और सारे वर्ल्ड में जो भी कोस्टल सिटीज है उनमें आप देख सकते हैं कि सी लेवल राइज कितना बढ़ गया है और उनके बीचेस पहले कहाँ थे और आज कहाँ है। दिस क्लियरली शोज कि वाटर लेवल बढ़ गया है। चौथा प्रूफ है एक्सट्रीम वेदर चेंज। उसको तो आप खुद भी अभी अनुभव कर ही रहे। पहले 50 साल में एक बार हीट वेव आती थी और अब 2-3 साल में एक बार। पहले मॉनसून प्रेडिक्टेबल था और अब इरेटिकल रेनफॉल हो रहा है, कभी भी बारिश आ रही है। तो आप खुद ही सोचिए कि ये नेचुरल है या क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइंटिस्ट ने ये खुद चेक किया है कि ये नेचुरल कॉजेस की वजह से हो रहा है या ह्यूमन की एक्शंस की वजह से। सन की ब्राइटनेस, वोल्केनिक इरप्शंस, नेचुरल क्लाइमेट साइकिल, ये सब चेक किया है। बट उन्होंने देखा है कि अगर ये सब नेचुरल कॉजेस की वजह से होता तो क्लाइमेट चेंज इतने फास्ट नहीं बढ़ता। और सारे पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये जो CO2 इमिशंस बढ़ रहे हैं वो सारे ह्यूमन इंड्यूस्ड है, मतलब ह्यूमन की एक्टिविटीज के कारण ये बढ़ रहे हैं। बट अभी आप सोच रहे होंगे कि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से मेरा क्या जा रहा है, मेरा थोड़ी ना कुछ नुकसान हो रहा है। थोड़ी सी हीट बढ़ रही है तो सह लेंगे, थोड़ी सी बारिश आ रही है तो उसका भी सोल्यूशन निकाल लेंगे। बट कब तक? क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ रहा है, थोड़ी सी हीट आ जाती है तो हम AC चालू कर देते हैं। सिर्फ पिछले 10 सालों में ही एवरेज इंडियन हाउस होल्ड का AC का यूसेज 300% से बढ़ गया है। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि AC की वजह से तो और क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम पे दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि हमारी फूड के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग गए। अब आप बोलोगे कैसे? अब ये देखिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है और इसकी वजह से हमारे फूड प्रोडक्शन पे बहुत सारा असर हो रहा है। राइस प्रोडक्शन, व्हीट प्रोडक्शन, जो भी वेजिटेबल है उसका प्रोडक्शन वो सारा कम हो रहा है। पहले जितनी क्वांटिटी में आता था उतनी क्वांटिटी में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। और उसके साथ साथ फूड्स की क्वालिटी भी बहुत ही डिग्रेड होती जा रही है। नेचुरल फूड अवेलेबल नहीं है, हम प्रिजर्वेटिव के साथ फूड यूज कर रहे हैं, तो आप सोचिए उसका हेल्थ पे क्या ही इम्पैक्ट होता होगा। एंड दैट्स वाई क्लाइमेट चेंज का थर्ड इम्पैक्ट है हमारी हेल्थ। हीट स्ट्रोक के केसेस बहुत ही बढ़ गए। एयर क्वालिटी प्रॉब्लम तो इतने बढ़ गए कि उसकी वजह से भी बहुत सारी जाने जा रही है और इससे ज्यादा सफर करते हैं हमारे चिल्ड्रन और एल्डरली पीपल। चौथा और मेजर इम्पैक्ट है ड्रिंकेबल वाटर का शॉर्टेज। हीट बढ़ने की वजह से और ओवर पॉपुलेशन की वजह से ग्राउंड वाटर के लेवल्स बहुत ही डिप्लीट हो रहे हैं। हीट इतनी बढ़ती जा रही है कि जो भी नेचुरल वाटर हमारे रिजर्वायर्स में सेव होता है वो इवेपोरेशन के फॉर्मेट में बहुत ही जल्दी निकल जाता है और हमारी नदियां, तालाब बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। चेन्नई, बैंगलोर और कई सारी इंडियन सिटीज में तो आप देख ही रहे कि वाटर शॉर्टेज का प्रमाण कितना बढ़ गया है। समर सीजन में कितने सारे सिटीज और विलेजेस में वाटर शॉर्टेज बढ़ ही रहा है। अगर क्लाइमेट चेंज का ये रेट ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो 20 साल के बाद सोचिए कि क्या पिक्चर हो सकता है। बहुत सारे सिटीज में तो 50 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर रेगुलर हो जाएगा। मेजर सिटीज में वाटर शॉर्टेज जो अभी से भी दिख रहा है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। फूड प्राइसेस जो आपको ऑलरेडी बढ़ते हुए दिख रहे हैं वो 50-100% से भी और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और हेल्थ इम्पैक्ट तो आपको पता ही है अभी से ही कितने ज्यादा बढ़ गए। अब ये सारी सिचुएशन को इमेजिन करके आप सोच रहे होंगे कि क्लाइमेट चेंज से लड़ना तो अभी होपलेस है, बट नहीं, क्लाइमेट चेंज को लेकर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। बट उसके लिए पहले हमको प्रॉब्लम को समझना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, तभी हम सॉल्यूशंस की तरफ सोच पाएंगे, राइट? अगर प्रॉब्लम को समझ के आप सॉल्यूशंस की तरफ अपना ध्यान बटाते हो तो सोचिए 1.4 बिलियन इंडियन पीपल
और पूरे वर्ल्ड में 7 बिलियन से भी ज्यादा लोग अगर छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो क्लाइमेट चेंज से लड़ना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, इसलिए सबको मिलजुल के एफर्ट्स डालने होंगे। गवर्नमेंट को एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, बट आप सब पर्सनली लेवल पे भी एफर्ट्स डाल सकते हैं। पर्सनल लेवल पे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो एसी का टेम्परेचर 18-20 पे रखने के बजाय 24-25 डिग्री पे रखिए, जो कि एक नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर लेवल होता है हमारी सराउंडिंग। एलईडी बल्ब यूज करो ताकि 80% इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सके। लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करने का ट्राई करो। फूड वेस्ट को रिड्यूस करो बिकॉज इसकी वजह से मीथेन गैस ज्यादा तैयार होता है। रिन्यूएबल एनर्जी के ऑप्शन जो ऑलरेडी अवेलेबल है उनको एक्सप्लोर करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स को समझिए और उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए। आपको लग रहा होगा कि ये कितनी सिंपल और छोटी छोटी स्टेप्स है, बट सारे ही लोग एफर्ट्स डालेंगे तो क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सकता है। फ्रेंड्स, याद रखिए कि वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, बट वी माइट बी द लास्ट जनरेशन टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। साइंस क्लियर है, सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करते, बट हमें अभी कलेक्टिव एफर्ट्स डालने की जरूरत है। बिकॉज याद रखिए, वी हैव वन अर्थ वन चांस। हमारे पास डुअल अर्थ नहीं है दूसरी जहाँ पे हम जाके रह सकते हैं। अभी अलग अलग एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स को समझ के उनके रिगार्डिंग सॉल्यूशंस के रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लाइमेट चेंज के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो अभी के अभी डुअल अर्थ को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।